हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मोटिवेशनल नीति क्लासेस में। फ्रेंड्स, पॉलिटी का सेकंड वीडियो लेक्चर है और इसमें हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट जीएस पॉइंटर के क्वेश्चंस को लेके आए हैं जो कि हमारे बिहार पीसीएस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। हालांकि यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस, जितने भी हिंदी भाषी स्टेट हैं उन सभी के कलेक्शन हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पॉलिटी के इन क्वेश्चंस को, और उम्मीद है कि इनसे कुछ क्वेश्चंस हमारे एग्ज़ाम में ज़रूर आएंगे और हमको बस इससे बाहर के क्वेश्चंस की आवश्यकता नहीं है। इतना काफ़ी सारा हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि जो बिहार पीसीएस में पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा वो इसी से आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के। जहाँ से स्टार्ट हमने फिनिश किया था वहीं से स्टार्ट करते हैं। चले, प्रश्न है लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता की प्रत्याभूति प्रदान करता है। अनुच्छेद 16(1) और 16(2) भारतीय संविधान मान्यता देता है धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार, मूल अधिकार अनुच्छेद 21(a) के तहत है। 21(a) याद रखिएगा। भारतीय संविधान में संशोधन करके जोड़ा गया शिक्षा का अधिकार प्रभावी हुआ 1 अप्रैल 2010 से। याद रखिएगा, 1 अप्रैल 2010। कथन एवं कारण, राज्य 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। कारण, एक प्रजातांत्रिक समाज में शिक्षा का अधिकार मानवाधिकार के रूप में विकास के अधिकार की व्याख्या के लिए अपरिहार्य है। देखिए, दोनों सही हैं, कथन भी सही है और कारण भी सही है। चले आगे देखते हैं। सूचना का अधिकार, काम का अधिकार, शिक्षा का अधिकार तथा मकान का अधिकार में से कौन सा मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है? तो देखिए, शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार भी है। चले आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वह अधिकार जो राष्ट्रीय आपातकाल में भी समाप्त या जीवित नहीं किया जा सकता। फिर से देखिए, वह अधिकार जो राष्ट्रीय आपातकाल तक में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता। ठीक है, सीमित तो जीवन का अधिकार है जिसको हम आपातकाल के टाइम पे भी निलंबित नहीं कर सकते। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द किससे सम्मिलित नहीं करता? तो ये पारसियों से सम्मिलित नहीं करता है। चले आगे, इससे संबंधित एक क्वेश्चन हमने कल के वीडियो में देखा था, आप उसको देख सकते हैं। भारत के किसी धार्मिक संप्रदाय समुदाय को यदि राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यक वर्ग का दर्जा दिया जाता है तो यह निम्न विशेष लाभ यानी कि लाभों का हकदार हो जाता है। तो धर्म संप्रदाय या समुदाय को यदि राष्ट्रीय स्तर के जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं उनका दर्जा दिया जाता है तो यह समुदाय विशेष शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना और संचालन कर सकता है। यह समुदाय प्रधानमंत्री के 15 पॉइंट कार्यक्रम से लाभ प्राप्त कर सकता है। याद रखिएगा इस चीज़ को। आगे देखते हैं। किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। तो यह प्रावधान है अनुच्छेद 20(3) में। नेक्स्ट, दोष सिद्धि के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड एवं जो भंजन है इससे संरक्षण प्रदान करता है। तो ये अनुच्छेद कौन सा वाला हो जाएगा? अनुच्छेद 20। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंदी बनाए गए व्यक्ति को मौलिक अधिकारों की रक्षा प्रदत्त है। तो देखिए अनुच्छेद 22। नेक्स्ट देखें, अनुच्छेद 22(1) स्वयं की पसंद के अधिवक्ता द्वारा प्रतिरक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 22(4) में निवारक निरोध का उपबंध करने वाली कोई विधि 3 माह से अधिक निरुद्ध किया जाना प्राधिकृत नहीं करेगी। अनुच्छेद 22(7) संसद विधि द्वारा उन परिस्थितियों का निर्धारण कर सकेगी जिसके अंतर्गत 3 माह से अधिक निरुद्ध किया जा सकेगा। 22(7), ठीक है। अनुच्छेद 22(1) गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी के कारणों को यथासंभव शीघ्रातिशीघ्र बताए बिना अभिरक्षा में नहीं रखा जाता। यानी 22(1) के तहत बिना कारण बताए आप जो है अभिरक्षा में नहीं रख सकते। प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम निवारक निरोध अधिनियम अनुच्छेद 22 के अंतर्गत एक व्यक्ति बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाया जा सकता है। तो कितने समय तक के लिए? 3 महीने के लिए। वह प्रलेख जिसे किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का महानतम रक्षक माना जाता है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण। नेक्स्ट, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और जो कथन सही होगा हमको बस उसी पे बात करनी होगी।
तो देखिए क्वेश्चन कथन नंबर 2 सही है। कैदी को पैरोल पर छोड़ने के लिए राज्य सरकारों के अपने नियम हैं। ठीक, ये वाला जो था ऑप्शन नंबर 2 यही सही था। चलिए आगे देखते हैं। राज्य के नीति के निर्देशक तत्व स्टार्ट हो गया है हमारा नया टॉपिक। भारत के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का क्या उद्देश्य था? तो सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य बताइए। तो एक, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, सामाजिक आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना। नेक्स्ट है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व सहज अध्ययन के लिए कौन से भागों में विभाजित किए जा सकते हैं? तो यह है समाजवादी, उदार, बौद्धिकवादी, गांधीवादी। ठीक है। संविधान के भाग 5 में अंतर्विष्ट राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में सही कथन कौन से हैं? देखिए इसमें कुल 3 कथन दिए गए हैं, तीनों सही हैं। ये तत्व देश के सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं। इन तत्वों में अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, एनफोर्सेबल नहीं है, यानी कि डीपीएसपी को हम एनफोर्स नहीं कर सकते। इस भाग में कथित सिद्धांत राज्य के द्वारा कानून बनाने को प्रभावित करेंगे। चलें आगे देखिए। आपको एक बार अच्छे से मूल अधिकार, नागरिकता, डीपीएसपी ये सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है, एम लक्ष्मीकांत से आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है, कल्याणकारी राज्य की कल्पना, जो संकल्पना है इसका समावेश भारत के संविधान में है। कहाँ पे है? कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में है। भारत के संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य का आदर्श घोषित करता है? राज्य के नीति के निर्देशक तत्व। संविधान में भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार कहाँ पाया जाता है? तो 2 जगह पे पाया जाता है। इस क्वेश्चन को ध्यान रखें, इस प्रकार से ये प्रश्न आ चुका है कि भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार कहाँ पाया गया? 2 जगह पाया गया। पहला प्रस्तावना में और दूसरा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। प्रस्तावना और राज्य के नीति निर्देशक तत्व। नेक्स्ट, नोट, यदि दोनों के साथ में चयन विकल्प ना हो तो इसका सही उत्तर नीति निर्देशक तत्व ही होगा। भारत के संविधान के संदर्भ में राज्य के नीति निर्देशक तत्व विधायिका या कार्यपालिका के कृत्यों पर निर्बंधन नहीं करते हैं, याद रखिएगा। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान। भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें कहाँ से प्राप्त हुई? तो देखिए नीति निर्देशक तत्व हमें मिले आयरलैंड के संविधान से। नीति निर्देशक सिद्धांत वाद योग्य नहीं है। ठीक है, मूल अधिकार है वाद योग्य, मगर नीति निर्देशक तत्व जो सिद्धांत है ये वाद योग्य नहीं है। भारत के संविधान के अनुसार देश के शासन के लिए आधारभूत तत्व कौन से हैं? तो जो देश के शासन के लिए आधारभूत तत्व हैं वो है नीति निर्देशक तत्व। कौन से? राज्य के। भारतीय संविधान के अंतर्गत धन का केंद्रीकरण उल्लंघन करता है किसका? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का। पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का अंग है। कमेंट करें कि कौन से अनुच्छेद में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए निर्देशित करता है। तो ग्राम पंचायतें अनुच्छेद 40 के तहत। भारत के संविधान के अंतर्गत ग्राम पंचायतों का गठन राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के द्वारा अनुच्छेद अभी डिस्कस किया था 40। ठीक, चलिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट अनुच्छेद दिए, इनको जरूर देखिए। 40 ग्राम पंचायतों का गठन। 41 कुछ दशाओं में काम, शिक्षा, लोक सहायता पाने का अधिकार। 44 नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता, ये समान नागरिक संहिता। 48 कृषि एवं पशुपालन का गठन। 50 न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण। 51 में आएगा अंतर्राष्ट्रीय शांति का विकास। 39 ए में आ जाएगा समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता। कथन और कारण देखिए, मनरेगा हर परिवार के कम से कम एक सदस्य को वर्ष में 100 दिन का रोजगार दिलाने का प्रावधान करता है। कारण, रोजगार का अधिकार संविधान के भाग 3 में प्राविधित है। तो देखिए ये जो कारण है ये गलत है, किंतु ए सही है। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का सही सुमेलन देखना होगा। तो यहाँ पे नीति निर्देशक सिद्धांत दिए हैं और उनका सुमेल हमको करना होगा। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है। 43 का उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों के भाग लेने का अधिकार। 48 का पर्यावरण संरक्षण, संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा, याद रखिएगा। अब फिर से सुमेल देखिए, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता अनुच्छेद 39 ए।
कृषि एवं पशुपालन का संगठन 48 अनुच्छेद। फिर ग्राम पंचायतों का गठन 40। पुरुषों और स्त्रियों का समान कार्य के लिए समान वेतन 39 घ। देखिए 2 चीज़ें बहुत अच्छे से याद रखिएगा। पहला कि समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता अनुच्छेद 39 ए, और पुरुषों स्त्रियों का समान कार्य के लिए समान वेतन, तो ये हो जाएगा आपका अनुच्छेद 39 घ। चलिए अगला देखिए, अगला प्रश्न हम देखते हैं। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और बिहार पीएसएस में जो है इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। हाँ आते हैं, थोड़ा सा घुमा फिरा के आप उसको जो है थोड़ा सा ध्यान से देखिए और उसको एलिमिनेट करने की कोशिश कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुमेलन देखना होगा। न्यायपालिका का कार्यपालिका का से पृथक्करण अनुच्छेद 50 रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के शैक्षणिक तथा आर्थिक हितों की अभिवृद्धि अनुच्छेद 46 याद रखिएगा ये अनुच्छेदों को। सहकारी जो सोसाइटी का संवर्धन है वो है 43 बी में, ठीक है। ग्राम पंचायतों का गठन और अनुच्छेद जो ग्राम पंचायतों का गठन है और उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाता है, तो ये कौन सा हो जाएगा, 40 हो जाएगा। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 42वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों की प्रबंध में भागीदारी सुनिश्चित की गई है, तो ये है आपका अनुच्छेद 43 ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 42वें संविधान संशोधन से जो संविधान संशोधन है उसके द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में जोड़े गए अन्य प्रावधान हैं। शोषण से बच्चों एवं अल्पवयों की सुरक्षा अनुच्छेद 39 चा। समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता अनुच्छेद 39 का। पर्यावरण का संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन एवं वन्यजीवों की रक्षा अनुच्छेद 48 का। ये क्वेश्चन देखिएगा बहुत महत्वपूर्ण है। शोषण से बच्चों एवं अल्पवयों की सुरक्षा अनुच्छेद 39 चा, ठीक है। तो ये जो 39 है इसके क्लॉज हैं, तो इनको जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण किससे जो है ये जो है व्यादेशित है, तो ये अनुच्छेद 50 राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के द्वारा। भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का उल्लेख है कहाँ पे, तो 51 में है। ये भी नीति निर्देशक तत्वों से ही संबंधित है। भारत की विदेश नीति अनुच्छेद 51। संविधान जिनके शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत करता है, कौन कौन है वो, बच्चे, स्त्रियां और जनजातियां, इन्हीं का तो शोषण होता है ना। नेक्स्ट, राज्य के नीति निर्देशक तत्व मद्य निषेध, गौ संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा अब नीति निर्देशक तत्व नहीं बल्कि मूल अधिकार बन गए हैं, मूल अधिकार बन गए। मद्य निषेध का, गौ संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण और 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क जो है जो शिक्षा रहेगी वो दिलाने की बात हो रही है। नेक्स्ट देखिए, पेय जो मादक पेय पदार्थ हैं और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के औषधीय प्रयोजन से भिन्न उपभोग का प्रतिषेध शामिल है। किस में शामिल है, तो ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद 47 में शामिल है। मादक पदार्थों का जो पेय पदार्थ है, मादक पेय पदार्थ, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियाँ, ये सब अनुच्छेद 47 में शामिल है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत मौलिक अधिकारों से भिन्न है क्योंकि निदेशक सिद्धांत प्रवर्तनीय नहीं है, इन्फोर्सेबल नहीं है, जबकि मौलिक अधिकारों को न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय कराया जा सकता है। याद रखिएगा, गांधीवादी सिद्धांत जो राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व हैं इनमें प्रतिबंधित होते हैं, तो ये ग्राम पंचायतों को संगठित करना, ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करना। नेक्स्ट, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में वह जिसके बारे में संविधान शांत है, तो यहाँ पे जो प्रौढ़ शिक्षा है इसमें वो शांत है। क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं और इम्पॉर्टेंट भी हैं, आए हुए प्रश्न हैं इनमें एग्ज़ाम में, आप अगर इन्हें पढ़ लेते हैं तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है तो सूचना का अधिकार नहीं सम्मिलित है। नीति निर्देशक तत्व समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44, ठीक है, 44। नेक्स्ट है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत के अंतर्गत राज्य सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा कि पुरुष और महिलाओं को समान कार्य हेतु समान वेतन, जीविकोपार्जन हेतु पर्याप्त साधनों का समान अधिकार तथा काम हेतु न्याय संगत और मानवोचित दशाएं हों। ये सुनिश्चित करेगा कौन, डीपीएसपी यानी कि नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी, ठीक है। नेक्स्ट,
राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। नाम किसने इसको कहा था? केटी शाह ने। ये कथन आते हैं, याद रखिएगा। भारत सरकार द्वारा आरंभ किए गए राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम से भारत के संविधान के उपबंधों में से कौन सा पूरा होता है? तो ये जो है यही डीपीएसपी से पूरा होता है। भारतीय संविधान में पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन, ये सारे रिपीटेड क्वेश्चन हैं, ये सब डीपीएसपी से ही लिया गया है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, मूल कर्तव्य स्टार्ट हो रहा है। भारत की प्रभुसत्ता, एकता, अखंडता की रक्षा और उसे अक्षुण्ण रखने के लिए रखने के मूल कर्तव्य को कौन से उसमें रखा गया है? तो देखिए तीसरे स्थान पे रखा गया है अनुच्छेद 51 का उपखंड है गा। उसमें भारतीय संविधान के 42वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है अनुच्छेद 51A, ठीक, यानी कि 51 का में मूल कर्तव्य। और ये स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पे लाए गए थे। कौन मूल कर्तव्य लाए गए थे? कब लाए गए थे स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पे? तो 1976 में। और इसमें जो सदस्य थे स्वर्ण सिंह समिति में कौन कौन थे? तो AR अंतुले, SS रे, CM स्टीफन, 3 लोग थे, AR अंतुले, SS रे और CM स्टीफन। संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्यों की व्यवस्था की गई है 1976 के 42वें संविधान संशोधन द्वारा, ठीक। आगे देखें, भारत के संविधान का वह भाग जिसमें मूल कर्तव्य उल्लिखित हैं, तो देखिए मूल कर्तव्य आपके अनुच्छेद भाग जो है आपका 4 का में उल्लिखित है। कमेंट कीजिए भाग 4 में क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नागरिकों के लिए 10 मूल कर्तव्य संविधान में जोड़े गए। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। मौलिक कर्तव्यों से संबंधित नहीं है, सही कथन कौन सा है? देखिए, उन्हें संवैधानिक प्रक्रिया से भी बढ़ाया जा सकता है। अस्पष्ट विधियों की व्याख्या के लिए उनका प्रयोग या उपयोग किया जा सकता है। किसी विशिष्ट कर्तव्य का पालन करना संवैधानिक कानून के क्षेत्र में आता है, जिसको न्यायालय सुनिश्चित करता है। भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य नहीं है। आम चुनाव में मतदान करना एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना। एक नागरिक के मूल कर्तव्यों से संबंधित है प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा, उसका संवर्धन, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले तथा उच्च आदर्शों को संजोए रखने, उनका पालन करने, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना को विकसित करें। ये सब हमारे क्या हैं? तो नागरिकों के मूल कर्तव्य हैं, ठीक। आगे देखिए, भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों में सम्मिलित हैं देश की रक्षा करना, राष्ट्र की सेवा करना, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना और उसका परिरक्षण करना, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना, हिंसा से दूर रहना। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकों के मूल कर्तव्यों में निम्नलिखित कौन से हैं? बार बार वही प्रश्न। मिश्रित संस्कृति की समृद्ध विरासत की रक्षा करना, वैज्ञानिक मनोदशा, खोज की भावना का विकास करना, वैयक्तिक और सामूहिक जो कार्यकलाप हैं उनके सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए प्रयत्न, ग्राम पंचायत, राष्ट्रीय ध्वज, अनुसूचित जाति, जनजाति एवं वन्य प्राणी में से किस एक का संरक्षण भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य है? तो वन्य प्राणी का संरक्षण। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार शामिल है। कौन से अनुच्छेद में? 51 का के उपखंड 6 में। नेक्स्ट है सही कथन, मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का भाग नहीं है। बिल्कुल सही। भारतीय संविधान के भाग आपका 4 का में मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं, गिनाए गए हैं। अनुच्छेद 51A प्रत्येक भारतीय नागरिक के मौलिक कर्तव्यों की व्याख्या करता है, ये याद रखिएगा। पॉइंट नंबर लास्ट वाला 51A प्रत्येक भारतीय नागरिक के मौलिक कर्तव्यों की व्याख्या करता है। संविधान में जो मौलिक कर्तव्य हैं उनकी संख्या 11 है। भारतीय संविधान में भाग 4A मूल कर्तव्य में कौन कौन से वर्णित हैं? बार बार रिपीट कर रहे हैं। राष्ट्रीय ध्वज का आदर करना, भारत के सभी लोगों के मध्य भाईचारे का भाव विकसित करना, हमारी
समग्र संस्कृति की मूल्यवान धरोहर की रक्षा करना। भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल कर्तव्य नहीं है। लोक चुनाव को मतदान करना, जो लोक चुनाव है उसमें मतदान करना मूल कर्तव्य नहीं है। फिर से देखिए नेक्स्ट जो हमारे क्वेश्चन है, संविधान का भाग और विषय। भाग 2 नागरिकता, भाग 3 मूल अधिकार, भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व, भाग 4A मूल कर्तव्य। नेक्स्ट, भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें, ये मूल कर्तव्य में उपबंध किया गया है। विषय एवं उससे संबंधित अनुच्छेद। अंतर्राष्ट्रीय विधि के प्रति आदर बढ़ाना, अनुच्छेद 51 गा। प्राणियों के प्रति दया का भाव रखना, 51 छा, 51 का क्लॉज छा है। ज्ञानार्जन और इसकी जो सुधार है, भावना का विकास करना, अनुच्छेद 51 का जा। लोक जो राज्य लोक सेवाएं हैं उसमें न्यायपालिका से जो कार्यपालिका का पृथक्करण है वो अनुच्छेद 51 में आ जाएगा। फिर स्टार्ट होता है नेक्स्ट टॉपिक, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति एक नया टॉपिक हमारा स्टार्ट हो रहा है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इससे भी बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। देखिए, भारतीय गणतंत्र का नेक्स्ट टॉपिक देखिए, भारतीय गणतंत्र का प्रमुख है भारत का राष्ट्रपति। फिर कथन और कारण दिया है। संघीय कार्यपालिका का मुखिया भारत का राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति की शक्तियाँ, इनकी कोई सीमा नहीं है। तो देखिए, राष्ट्रपति की शक्तियों में सीमा है, क्यों नहीं है सीमा? बिल्कुल है, तो ये गलत हो जाएगा, पहला वाला सही है। भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? तो ये अप्रत्यक्ष मतदान से होता है, हम लोग उनको डायरेक्ट नहीं चुन सकते। ठीक, कथन और कारण है। भारत का राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष निर्वाचन से चुना जाता है। एक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था है जो संसद के दोनों सदनों और राज्यों की विधानसभाओं में जो निर्वाचित सदस्य हैं उनसे मिलकर बनता है। दोनों सही है, कथन और कारण। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कैसे किया जाता है? तो एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली के द्वारा। याद रखिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। फिर है राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य कौन कौन होते हैं? तो देखिए, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य होंगे, इस चीज़ का ध्यान रखिए। सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होंगे। दिल्ली तथा पुडुचेरी विधानसभाओं के भी निर्वाचित सदस्य होंगे। ठीक, दिल्ली और पुडुचेरी 2 ही जगह ऐसी हैं जहाँ के लोग जो है राष्ट्रपति में मतदान कर सकते हैं उनके इलेक्शन में। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य जो हैं उनको अभी शामिल नहीं किया गया है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति के चुनाव प्रकरण के संबंध में सही नहीं है। तो देखिए, निर्वाचन मंडल के अपूर्ण होने के आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव स्थगित किया जा सकता है। भारत के राष्ट्रपति के उम्मीदवार के प्रस्ताव का अनुसमर्थन किया जाना चाहिए कम से कम 50 जो निर्वाचक हैं उनके द्वारा। कितने? 50 के द्वारा, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। फिर है भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में सही कथन क्या है? प्रत्येक एमएलए के वोट का मूल्य अलग अलग राज्य में अलग अलग होता है और लोकसभा के सदस्य के मत का मूल्य राज्यसभा के सदस्य के मत के मूल्य के समान होता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य मुख्यमंत्री मतदान के लिए पात्र नहीं होगा यदि वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य होता है। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य की विधानसभा के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य के वोटों की संख्या उस राज्य की जनसंख्या को विधानसभा की कुल निर्वाचित सदस्य संख्या द्वारा विभाजित कर प्राप्त भागफल की 1000 के गुणकों के बराबर होती है। वर्तमान स्थिति में जनसंख्या से तात्पर्य या अभी निश्चित जनसंख्या से है, तो ये जो आपकी जनगणना है ये 1971 के द्वारा है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए आवश्यक क्या है? तो 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हों, लोकसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखते हों और देश के नागरिक हों। ठीक, चले, जन्म से देश के नागरिक हों इस तरीके का कोई वो बात यहाँ पे नहीं किया गया है, बस वो देश के नागरिक हो इसकी चर्चा यहाँ पे मिलती है, की गई है। नेक्स्ट है, एक सांसद अथवा विधानसभा का सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, परंतु उसे
तो निर्वाचित होने के तुरंत जो उपरांत है उसकी सदस्यता से छोड़नी पड़ेगी। कहाँ की? सांसद पद से उसकी सदस्यता उसको छोड़नी पड़ेगी। नेक्स्ट देखें, राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की जो योग्यताएं हैं वो निर्धारित करता है। कौन सा अनुच्छेद है उनकी निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? तो अनुच्छेद 57 अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है भारत के सर्वोच्च न्यायालय को। वही देखेगा सारा डिटेल, ठीक है। कोई भी अगर विवाद होता है तो राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पे बना रहता है, यानी अपने पद पर रहता है। कब से? तो अपने पद ग्रहण के दिन से 5 वर्ष तक अपने पद पे रहता है। भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र देता है उपराष्ट्रपति को, जो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जा सकता है, तो संसद में जो है महाभियोग ला करके उनको उनके पद से हटाया जा सकता है। फिर आते हैं, राष्ट्रपति पे महाभियोग अनुच्छेद 61 के तहत लाया जा सकता है, यानी लाया जाता है। 61 में वर्णित जो प्रक्रिया है उसके तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग का जो आरोप लगाया जा सकता है, किसके द्वारा? तो संसद के किसी भी सदन द्वारा, राज्यसभा या फिर लोकसभा पे। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए जो आवश्यक है, कम से कम 14 दिन पहले नोटिस दे देना चाहिए, पूर्व सूचना दे देनी चाहिए कि आपके ऊपर महाभियोग लगने जा रहा है। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक गण का तो भाग है, परंतु उनके महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है। तो जो राज्यों की विधानसभाएं होती हैं वो इलेक्शन के टाइम पे वोट तो देती हैं राष्ट्रपति चुनने के लिए, मगर वो महाभियोग में हिस्सा नहीं ले सकते, ठीक, याद रखिएगा। भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया कैसी प्रक्रिया है? तो संसद की एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। ये बहुत आवश्यक प्रश्न है कि जो प्रक्रिया है राष्ट्रपति पे महाभियोग की, ये एक संसद की अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। पदासीन राष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति से भिन्न किसी कारण से उत्पन्न होने वाली रिक्त की दशा में रिक्ति भरने के लिए निर्वाचन अवश्य हो जाना चाहिए। तो ये 6 माह के भीतर हो जाना चाहिए। रिक्ति होने की तिथि से 6 महीने के भीतर। जब राष्ट्रपति मृत्यु, त्यागपत्र, पदच्युत या अन्य कारणों से अपने कर्तव्यों को नहीं निभा सकता तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है 6 महीने तक। 6 महीने तक करेगा, उसके बाद अगर नहीं हो रहा तो फिर बढ़ेगा कार्यकाल उनका। चलिए आगे देखिए, यानी 6 महीने बाद जो है इलेक्शन होने आवश्यक है। यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी नहीं हो, तब कौन राष्ट्रपति बनेगा कार्यवाहक वाला? तो ये सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश है उनको बनना पड़ेगा। नेक्स्ट है, भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है, ठीक। संघ की कार्यपालिका शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित होती हैं अनुच्छेद 53 के अंतर्गत। कथन और कारण देखिए, संघ की कार्यपालिका शक्तियाँ भारत के राष्ट्रपति में निहित हैं। कार्यपालिका शक्तियाँ सरकार का व्यवसाय चलाने से संबंधित हैं। देखिए, ए सही है, आर गलत है। भारत के नहीं, सही तो दोनों हैं, ठीक है, सही दोनों हैं, किंतु जो स्पष्टीकरण है वो गलत है। नेक्स्ट देखिए, भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं सीधे अथवा अपने अधीनस्थ न्याय जो अधिकारी होते हैं उनके द्वारा। राष्ट्रपति सीधे भी शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं, अधीनस्थों के अधिकारी जो होते हैं उनके द्वारा भी कर सकते हैं। राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार के लिए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया है। तो राष्ट्रपति कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। तो ये किया गया है 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। ज़रूरी था क्योंकि इससे पहले जो भी हुआ आपातकाल वगैरह लगे उसमें राष्ट्रपति को अधिकार नहीं था कि आप इसको पुनर्विचार करें, और उनको जो भी आता था उनको साइन करना पड़ता था उस चीज़ को। तो इसको देखते हुए बहुत दिक्कत हो गई, आपातकाल वगैरह लग गया इंदिरा गांधी के टाइम पे, तो ये जो है 44वां संविधान संशोधन किया गया था। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर, खुद से नहीं। केंद्रीय मंत्रिमंडल जब अनुशंसा करेगा तब वो उसे भंग करेंगे। अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक आहूत की जाती है। राष्ट्रपति के द्वारा संयुक्त बैठक जो है आहूत की जाएगी। अभिव्यक्ति जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 108 के अंतर्गत दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आहूत करने की सूचना के संबंध में उचित है, वो राष्ट्रपति का आशय है, उससे संबंधित है राष्ट्रपति का आशय। भारत के राष्ट्रपति से संबंधित सही कथन है, यह संसद का एक संगठक भाग है और प्रत्येक वर्ष दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है। कौन? राष्ट्रपति। यह किंचित परिस्थितियों में अध्यादेश लागू कर सकता है, किसी भी परिस्थिति में, ये जो ऐसी परिस्थितियां हैं। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में अपने वीटो की शक्ति का प्रयोग किया
वह था भारतीय डाकघर जो संशोधन था। एक राष्ट्रपति ने एक शक्ति का प्रयोग किया था जिसे संवैधानिक शब्दावली में जेबी निषेधाधिकार कहा जाता है। वह कौन था? वो थे ज्ञानी जैल सिंह जी। राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी बिल पर अपनी स्वीकृति रोक सकते हैं। कौन से अनुच्छेद के द्वारा? तो अनुच्छेद 11 के द्वारा वो किसी भी बिल पर अपनी स्वीकृति को रोक सकते हैं। जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया जाता है तो उस विधेयक पर अनुमति रोकने का अधिकार प्राप्त है, राष्ट्रपति को प्राप्त है। राष्ट्रपति की स्वविवेकी शक्ति कौन सी है? तो देखिए, किसी विधेयक को आपत्तियों सहित संसद के पास वापस भेजना, विधेयकों को रोक कर रखना, किसी विधेयक से संबंधित जानकारी के लिए प्रधानमंत्री से कहना, किसी परामर्श पर मंत्रिपरिषद से पुनर्विचार हेतु कहना। ठीक, निम्न विषय पर राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद से सलाह लेना आवश्यक नहीं है। तो ये दूसरा क्वेश्चन यहाँ से शुरुआत हो गई। तो विधेयकों पर स्वीकृति देने के दौरान जो है सलाह लेना आवश्यक नहीं है। संविधान के अनुसार राष्ट्रपति की विधायी शक्ति कौन सी? अध्यादेश जारी करने की शक्ति को विधायी शक्ति कहते हैं। जब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2002 में चुनावी सुधारों पर अध्यादेश में बिना किसी बदलाव के उसे राष्ट्रपति के पास भेजा, तब राष्ट्रपति ने अपनी सहमति दी। कौन से अनुच्छेद के तहत दी थी? तो अनुच्छेद 123 के तहत दी थी। ठीक है, याद रखिएगा। भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 123 के तहत मिली है। राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद रखा जाना आवश्यक है। कब तक? 6 सप्ताह तक। वित्त आयोग के भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसकी नियुक्ति की जाती है? वित्त आयोग के अध्यक्ष की तथा संघ राज्य क्षेत्र के मुख्यमंत्री की। मतलब ऑप्शंस के अकॉर्डिंग इन्होंने इसको चुना होगा। राष्ट्रपति नियुक्ति करता है भारत के महान्यायवादी की, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की, राज्य के राज्यपाल की। भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है? प्रधानमंत्री की, राज्यपाल, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की। आगे देखिए, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत का राष्ट्रपति नियुक्त नहीं करता है। तो भारत का राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को नियुक्त नहीं करता है, इनका बाकायदे इलेक्शन होता है। नेक्स्ट है, संविधान असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन हेतु उपबंध करता है। अनुच्छेद 160 में राष्ट्रपति राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन हेतु उपबंध करता है। अनुच्छेद 160 के तहत भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति करने का। ठीक है, उनके इलेक्शन अलग से होते हैं और राज्यपाल सहयोग करता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति कौन से अनुच्छेद के तहत मिली है? अनुच्छेद 143। भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में सही नहीं है। राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श को स्वीकार करना चाहिए, ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। वो स्वीकार कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। संविधान के अनुसार शब्दशः भारत के राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है। तो संसद के दोनों सदनों को संदेश भेजना उनकी शक्ति जो है नहीं है। भारत के राष्ट्रपति को अधिकार प्राप्त नहीं है कि वह सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाए। ठीक है, संसद ऐसा करती है अध्यादेश वगैरह लगाकर, महाभियोग लगाकर। चले, राष्ट्रपति क्षमा की शक्ति कैसी शक्ति है? तो एक न्यायिक शक्ति है। राष्ट्रपति की क्षमा प्रदान करने की शक्ति में क्या क्या सम्मिलित है? क्षमा, लघुकरण, परिहार, विराम और प्रविलंबन। ठीक, इनके जो विस्तृत रूप से जो इनका अर्थ है उसके लिए आपको एम लक्ष्मीकांत को एक बार पढ़ना चाहिए। ठीक है, आगे देखें। भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त अधिकार हैं औपचारिक और विधिक, संवैधानिक और नाम मात्र। ठीक है, इतने अधिकार उनको प्राप्त हैं। भारतीय संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का यह कर्तव्य है कि वह संसद के पटल पर रखवाएं क्या क्या? संघ वित्त आयोग की सिफारिशों को, नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन को, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति के आयोग के प्रतिवेदन को। संघ के, देखिए यहाँ पे एक पहला पॉइंट है, संघ वित्त आयोग की सिफारिशों को भी वो संसद के पटल पे रखवाएं, ये उनका कर्तव्य है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन तो वो रखवाते ही हैं और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति के आयोग के प्रतिवेदन को भी वो संसद पटल पे रखवाएं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वह संवैधानिक विशेषाधिकार जो राष्ट्रपति का नहीं है।
तो वित्तीय बिल को पुनर्विचार हेतु लौटाना उनका विशेषाधिकार नहीं है, ठीक है, इस पे वो नहीं कुछ कर सकते। किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित घोषित करने का जो संवैधानिक अधिकार होता है वो किसका होता है? राष्ट्रपति का होता है। संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो ये केंद्रीय मंत्रिमंडल तैयार करता है। भारत का राष्ट्रपति ब्रिटिश राजा से देखिए कथन और कारण है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कथन ए, भारत का राष्ट्रपति ब्रिटिश राजा से भिन्न है। भारत के राष्ट्रपति का पद अमेरिका के राष्ट्रपति से मिलता जुलता है, तो ये गलत है। ये जो कारण है ये गलत है, ए सही है। फिर से देखें, राष्ट्रपति संसद का भाग है, सही है। संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक बिना राष्ट्रपति की स्वीकृति के कानून नहीं बन सकता, दोनों सही है और इसका स्पष्टीकरण भी ठीक है। रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति में निहित है, बिल्कुल ठीक है। प्रधान सेनापति की हैसियत से राष्ट्रपति की शक्तियां विधायी नियंत्रण से स्वतंत्र हैं, ये गलत है। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कहाँ से थे? बिहार से थे। भारत के चौथे राष्ट्रपति थे वी गिरी, ठीक। 2 अवधि के लिए भारत के राष्ट्रपति बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय राष्ट्रपति के सर्वसम्मति से चुने जाने का अभी तक एकमात्र उदाहरण है कौन? नीलम संजीवन रेड्डी, ठीक। आगे देखें, राष्ट्रपति और उनकी अवधि देखनी होगी। फखरुद्दीन अली अहमद 1974 से 77 तक, एन संजीवन रेड्डी 77 से 82 तक, डॉक्टर जाकिर हुसैन 67 से 69 तक, वी गिरी 1969 से 1974 तक, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, नीलम संजीवन रेड्डी और आर वेंकटरमन में से राष्ट्रपति होने से पहले भारत के उपराष्ट्रपति के पद पे आसीन कौन नहीं था? पूछा गया है। तो नीलम संजीवन रेड्डी सीधे राष्ट्रपति बने थे, उपराष्ट्रपति पद पे वो आसीन नहीं थे। फखरुद्दीन अली अहमद, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, डॉक्टर जाकिर हुसैन और नीलम संजीवन रेड्डी में से भारतीय राष्ट्रपति जो लोकसभा का अध्यक्ष भी रहे। तो देखिए, नीलम संजीवन रेड्डी कभी उपराष्ट्रपति नहीं रहे, लेकिन ये लोकसभा के अध्यक्ष रहे हैं, ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। फिर देखिए अगला जो क्वेश्चन है, फखरुद्दीन अली अहमद ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपतियों में दार्शनिक राजा अथवा दार्शनिक शासक के रूप में किसको जाना जाता है? तो वो थे डॉक्टर राधाकृष्णन। भारत के राष्ट्रपतियों में से ट्रेड यूनियन आंदोलन से कौन संबद्ध रहा? वी गिरी, याद रखिएगा। भारत के राष्ट्रपति जिन्हें मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है, हमारे राष्ट्रपति श्री APJ अब्दुल कलाम। नेक्स्ट, भारत के मुख्य न्यायाधीशों में से एक ने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था, कौन थे? तो मुख्य न्यायाधीश थे जो M हिदायतुल्ला, ठीक। नेक्स्ट, राष्ट्रपति जो सर्वोच्च न्यायालय में उपस्थित हुए थे, सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति के निर्वाचन विवाद की सुनवाई कर रहा था, तो वे राष्ट्रपति जो सर्वोच्च न्यायालय में उपस्थित हुए थे और जब सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति के निर्वाचन विवाद की सुनवाई कर रहा था, तो ये क्या हो जाएगा? वी गिरी। सत्य कथन देखिए, राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है, ये भी सही है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, बिहार से। नेक्स्ट, कथन और कारण, अपने कार्यकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। राष्ट्रपति पद का संविधान जो पद होता है संविधान के ऊपर होता है। कथन और कारण दोनों गलत हैं, ठीक, दोनों गलत हैं। नोट देखें, राष्ट्रपति पर उनके द्वारा व्यक्तिगत हैसियत से किए गए कार्य के संबंध में दीवानी या सिविल मुकदमा जो है उसको चलाया जा सकता है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में कौन सा क्रम था? तो देखिए, व्यक्ति के रूप में वो 12वीं थी और कार्यकाल के रूप में वो 14वीं थी। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है और इसके बाद अधिनियम बन जाता है जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे दे। वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता है। यह उक्ति किस पे लागू होती है? तो ये राष्ट्रपति पे लागू होती है, क्योंकि उनके पास सिर्फ नाम मात्र की शक्तियाँ होती, वास्तविक शक्तियाँ प्रधानमंत्री के पास होती हैं। भारत के पूर्व राष्ट्रपतियों में बिहार का राज्यपाल रह चुका हो वो कौन था? तो राष्ट्रपति में जो बिहार का राज्यपाल रह चुका था वो थे डॉक्टर जाकिर हुसैन और इस समय श्री रामनाथ कोविंद जी, यानी 2 लोग, डॉक्टर जाकिर हुसैन और श्री रामनाथ कोविंद। नेक्स्ट,
राष्ट्रपति भवन को डिज़ाइन किया गया था? एडविन ल्यूटेंस के द्वारा। अगला प्रश्न देखें। ये सारे क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, आप ध्यान से सुनिएगा इनको, कम से कम 2 बार इस वीडियो को सुनिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक गण द्वारा किया जाता है जिसके सदस्य होते हैं। तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की बात है तो संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य हो जाएंगे। राष्ट्रपति जो सही कथन है, राष्ट्रपति की तरह उपराष्ट्रपति का चुनाव भी अप्रत्यक्ष होता है, यानी कि प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता है, अप्रत्यक्ष रूप से होता है। जो प्रतिनिधि हम लोग चुनते हैं वो जाकर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को चुनते हैं। नेक्स्ट, कथन और कारण। कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब वह राज्यसभा का सदस्य होने के लिए अर्हत है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो इसमें कौन सा सही उत्तर है? देखिए दोनों सही है और दोनों की व्याख्या ठीक है। उपराष्ट्रपति से संबंधित कथन, किसी राज्य की विधायिका का सदस्य इस पद के लिए उम्मीदवार हो सकता है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल उतना ही होता है जितना राष्ट्रपति का होता है। ठीक है, दोनों सही। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों द्वारा सीधे चुनाव से। नेक्स्ट, भारत का उपराष्ट्रपति भारत का द्वितीय उच्चतम प्रतिष्ठित पदाधिकारी है। कौन? उपराष्ट्रपति। पहला कौन है? राष्ट्रपति। फिर भारत के उपराष्ट्रपति के पास पद से संबद्ध कोई औपचारिक कार्य नहीं है। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में वह उनके कार्यों का निर्वहन करता है। राष्ट्रपति के पदत्याग जो अपदस्थीकरण है अथवा मृत्यु के चलते राष्ट्रपति के कार्य करता है। उपराष्ट्रपति को उसके पद से जो है हटाया जा सकता है। कैसे? तो राज्य परिषद यानी कि राज्यसभा के प्रस्ताव के द्वारा। ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट था कि राज्यसभा के द्वारा हटाया जा सकता है। उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकता है राज्यसभा में। राज्यसभा का सभापति पदेन अध्यक्ष कहाँ जो होता है वो कौन होता है? वो उपराष्ट्रपति होता है। किस सभा की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति के द्वारा होती है जो उसका सदस्य नहीं होता है? तो ये राज्यसभा का हो जाएगा। ये महानुभाव उपराष्ट्रपति बनने से पूर्व राजदूत अथवा उच्चायुक्त के पद पे रहे हैं। तो उपराष्ट्रपति पहले बनने थे, उससे पहले वो क्या थे? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन प्लस वी गिरी और KR नारायण। डॉक्टर राधाकृष्णन, वी गिरी, KR नारायण उपराष्ट्रपति बनने से पहले राजदूत थे और उच्चायुक्त के पद पे रहे थे वो लोग। नेक्स्ट, मोहम्मद हामिद अंसारी का भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में जो क्रमांक था वो 12वां था। ठीक, 12वां। अगला देखिए, ये बहुत अच्छे प्रश्न हैं। हमारा जो नया टॉपिक शुरू हो रहा है वो है मंत्रिपरिषद। कौन सी? केंद्रीय वाली। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद सही कथन है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के प्रधान होते हैं। यह आवश्यक नहीं है कि नियुक्ति के समय प्रधानमंत्री संसद के किसी सदन का सदस्य हो, लेकिन बाद में उनको एक सदन की सदस्यता लेनी पड़ती है। ठीक है, फिर अगला प्रश्न, भारत के प्रधानमंत्री के विषय में सही है, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का वास्तविक नेता होता है। ये चीज़ याद रखिएगा। भारत के प्रधानमंत्री का जो प्रधानमंत्री होते हैं, देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है और बार बार लोग गलत करते हैं इसको। भारत का जो प्रधानमंत्री होता है वो नियुक्त किया जाता है, नियुक्त किया जाता है, याद रखिएगा। भारत का प्रधानमंत्री मुख्य है केंद्रीय सरकार का। भारत का प्रधानमंत्री सेंट्रल गवर्नमेंट का मुख्य है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 में प्रावधान है दायित्वों का। किसके? तो यहाँ पे प्रधानमंत्री के दायित्वों का प्रावधान है। कैबिनेट में सम्मिलित होते हैं कौन कौन? केवल कैबिनेट स्तर के मंत्री। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग किया गया, अनुच्छेद 352 में। संघ सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए यहाँ पे कथन दिए गए हैं और हम सिर्फ उसी को डिस्कस करेंगे जो सही होगा। प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 की संस्तुति के आधार पर वर्ष 1970 में कार्मिक विभाग का गठन किया गया और इससे प्रधानमंत्री के जो प्रभार हैं उनके अधीन रखा गया। ये जो लाइन 2 है ये बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट,
संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति होती है किसके पास? तो प्रधानमंत्री के पास। संघीय होता तो राष्ट्रपति के पास होती, क्योंकि अमेरिका के संविधान में यही चलता है। सॉरी, अध्यक्षीय, ठीक है, संघीय नहीं। आगे देखिए, संघ सरकार के संदर्भ में सही कथन। हर एक मंत्रालय को प्रधानमंत्री की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसी मंत्री को प्रदान किया जाना होता है। सही कथन देखिए, राष्ट्रपति भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधापूर्वक किए जाने के लिए और मंत्रियों में उक्त कार्य के आवंटन के लिए नियम बनाएगा। भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्यवाहियाँ राष्ट्रपति के नाम से ही कही हुई जाएंगी, ये भी ये सही है। यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकते यदि वो उच्च सदन के सदस्य हैं। ये भी ध्यान रखिएगा, वो भी प्रधानमंत्री के बारे में बात हो रही है। अगर वो संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो अविश्वास प्रस्ताव आएगा, उसकी स्थिति में वो अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का प्रावधान जो मंत्री परिषद की नियुक्ति तथा पदच्युति की विवेचित करता है उनको, तो ये है अनुच्छेद 75। प्रधानमंत्री कार्यालय अस्तित्व में कब आया था? प्रधानमंत्री कार्यालय 1977 यानी 1977 में अस्तित्व में आया था। आमतौर पे भारत का प्रधानमंत्री होता है लोकसभा का अध्यक्ष। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय जरूरी नहीं है कि वह किसी संसद के किसी सदन का आवश्यक रूप से सदस्य हो, किंतु 6 महीने के भीतर उसको किसी एक सदन का सदस्य बन जाना चाहिए। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होती है, राष्ट्रपति की 35 वर्ष होती है। उप प्रधानमंत्री का जो पद सृजन है संविधान के प्रावधानों से हट कर हुआ है, यानी उप प्रधानमंत्री का जो संविधान में ऐसा कोई जिक्र नहीं था कि उप प्रधानमंत्री का जैसा कोई पद भी होगा। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति नियुक्त करता है। भारत का प्रधानमंत्री अपने मंत्रिमंडल में मंत्री के रूप में काम करने के लिए व्यक्तियों का चयन करने में पूर्णतया स्वविवेक का प्रयोग करता है। जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है, केंद्रीय मंत्री रह सकता है, लेकिन कब तक? 6 महीने तक। भारत की संसद के संबंध में सही कथन कौन सा है? संविधान में एक संसदीय प्रणाली की सरकार का प्रावधान है। संसद का सर्वप्रमुख कार्य है मंत्रिमंडल का प्रावधान करना। मंत्रिमंडल को लोकप्रिय सदन लोकसभा में बहुमत का विश्वास प्राप्त रहना चाहिए, ये भी सही है। भारत का प्रधानमंत्री किसका जवाबदेह होता है? तो ये होता है लोकसभा के प्रति जवाबदेह होता है। मंत्री परिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है लोकसभा के प्रति एक संवैधानिक बाध्यता के अंतर्गत अनुच्छेद 75(3) के अनुसार। नेक्स्ट, केंद्रीय मंत्री परिषद के त्यागपत्र देने के उपरांत सही स्थिति है तो राष्ट्रपति वैकल्पिक व्यवस्था बनने तक उन्हें अपने पद पर बने रहने के लिए कहेंगे। वैकल्पिक व्यवस्था से अभिप्राय कि यथासंभव शीघ्र नई सरकार के गठन हेतु आम चुनाव कराया जाए। अपदस्थ मंत्रिपरिषद नई सरकार बनने तक अपने पदभार पर निर्वाह करेगी। संघीय मंत्री भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। विधि निर्माण हेतु प्रस्ताव के बारे में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सूचित करेगा। नेक्स्ट, भारत के संविधान में तो स्पष्ट उल्लेख नहीं है, पर परिपाटी के रूप में पालन किया जाता है। प्रधानमंत्री यदि निम्न सदन में बहुमत खो दे तो उसे त्यागपत्र देना चाहिए, ठीक, यानी लोकसभा में। भारत में मंत्रिपरिषद रख सकती है क्या? भारत में जो मंत्रिपरिषद वो विश्वास प्रस्ताव रख सकती है। बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ेगा लोकसभा के सदस्यों द्वारा। अपना त्यागपत्र देने के बाद भारत के एक मंत्री को अपने त्यागपत्र के विषय में लोकसभा में व्यक्तिगत वक्तव्य देने की अनुमति की आवश्यकता होती है। तो कौन है वो? स्पीकर। फिर देखें अगला, लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव लाने हेतु न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी होनी चाहिए? 50 होनी चाहिए न्यूनतम। भारत में अविश्वास प्रस्ताव के विषय में सही कथन है। भारत के संविधान में किसी अविश्वास प्रस्ताव का कोई उल्लेख नहीं है। संविधान में
अविश्वास का कोई उल्लेख नहीं है प्रस्ताव का। अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही पूरा स्थापित किया जा सकता है, ना कि राज्यसभा में। इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखना होगा हमको। फिर हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका के अधीन रहकर कार्य करती है कौन? विधायिका। वह नेता जो नेहरू की कैबिनेट में पहले गृह मंत्री तथा बाद में रक्षा मंत्री बने, कैलाशनाथ काटजू। कैलाशनाथ काटजू पहले गृह मंत्री बाद में रक्षा मंत्री बने। भारत सरकार स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? तो ये थे आर के षणमुखम चेट्टी। इन्होंने स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट 26 नवंबर 1947 को प्रस्तुत किया था। 26 नवंबर 1948 में जॉन मथाई को वित्त मंत्री नियुक्त किया गया था। ठीक, चलें आगे देखें। भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल के कानून मंत्री कौन थे? बी आर अम्बेडकर। भारत के संविधान में उल्लिखित नहीं है, बजट शब्द संविधान में नहीं है। भारत के 12वें प्रधानमंत्री थे देवगौड़ा, HD देवगौड़ा। प्रधानमंत्री एवं उनके कार्यकालों का सही क्रम देखना होगा। विश्वनाथ प्रताप सिंह 2 दिसंबर 1989 10 दिसंबर 1990 तक रहे। चंद्रशेखर 10 नवंबर 1990 से 21 जून 1991 तक रहे। HD देवगौड़ा 1 जून 1996 से 1997 तक रहे। IK गुजराल यानी इंद्र कुमार गुजराल 1997 से 98 तक रहे। अटल बिहारी वाजपेयी 19 मार्च 1998 से 22 मई 2004 तक रहे। अटल बिहारी वाजपेयी जी उपयुक्त अवधि के अतिरिक्त 16 मई 1996 से 1 जून 1996 की संक्षिप्त अवधि के लिए भी प्रधानमंत्री रहे थे। एक से अधिक बार प्रधानमंत्री कौन बना? जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, गुलजारी लाल नंदा जो कि कार्यवाहक थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी, मनमोहन सिंह और माननीय नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट देखें, भारत के प्रधानमंत्री जिनकी मृत्यु देश के बाहर हो गई थी तो वो थे लाल बहादुर शास्त्री जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवगौड़ा, मोरारजी देसाई, नरसिम्हन राव, चरण सिंह तथा चंद्रशेखर में से भारत के प्रधानमंत्री बनने से पहले किसी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं थे। तो चंद्रशेखर जी जो है किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं थे जब वो प्रधानमंत्री बने। अगला प्रश्न है, देवगौड़ा, IK गुजराल, चंद्रशेखर और मनमोहन सिंह में से कौन अपने प्रधानमंत्रित्व काल में लोकसभा के सदस्य थे? तो ये थे लोकसभा के सदस्य चंद्रशेखर। भारत के प्रधानमंत्रियों में से अपने कार्यकाल में संसद में कभी भी उपस्थित नहीं हुए। कौन थे जो अपने कार्यकाल में कभी भी उपस्थित नहीं हुए वहाँ पे संसद में? तो ये चौधरी चरण सिंह। नेक्स्ट, भारत के केंद्रीय वित्त मंत्री कौन रहे हैं? तो देखिए VP सिंह रहे, R वेंकटरमन, YB चौहान और प्रणब मुखर्जी जी। नेक्स्ट, उदारीकरण, निजीकरण, भूमंडलीकरण की जो नई आर्थिक नीति थी वह कब घोषित की गई? किसके द्वारा घोषित की गई? PV नरसिम्हन राव के द्वारा। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के संदर्भ में सही कथन है। भारत के वित्त मंत्री रहे, RBI के पूर्व गवर्नर रहे, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत के पूर्व प्रतिनिधि भी रहे हैं। ठीक है, IMF में। फिर अगला प्रश्न, चलिए आगे देखिए। अगला प्रश्न, कथन और कारण। मंत्री नीति बनाते हैं और लोक सेवक उनका क्रियान्वयन करते हैं। संसदीय प्रणाली में मंत्रियों का उत्तरदायित्व का सिद्धांत कार्य करता है। देखिए दोनों सही है, लेकिन इसका जो कारण है वो सही स्पष्टीकरण नहीं है। नेक्स्ट, कथन, भारत संघ में मंत्रिपरिषद संयुक्त रूप से लोकसभा और राज्यसभा दोनों के प्रति उत्तरदायी है। फिर लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य संघीय सरकार में मंत्री बनने के लिए पात्रता रखते हैं। तो देखिए पहला वाला गलत है, क्योंकि जो मंत्रिपरिषद होती है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, ना कि राज्यसभा के प्रति। अगला प्रश्न देखिए, किसी व्यक्ति को उप प्रधानमंत्री कहना केवल राजनीतिक निर्णय है, वह उसे प्रधानमंत्री का कोई अधिकार प्रदान नहीं करता है। उप प्रधानमंत्री, तो ये जो है व्याख्या गलत है, बाकी ऊपर वाला कथन बिल्कुल ठीक है।
अगला क्वेश्चन देखिए, कैबिनेट समितियों के संबंध में सही कथन कौन सा है? संविधान में कैबिनेट समितियों का उल्लेख नहीं है। कैबिनेट समितियां प्रधानमंत्री द्वारा समय की जरूरत पर एवं पारिस्थितिकी की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए गठित की जाती हैं, ये सही है। तो संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं है। नेक्स्ट, केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन है? तो ये है मंत्रिमंडल सचिव, यानी कि कैबिनेट से रिलेटेड है। अगला प्रश्न, संविधान संशोधनों में एक बात बताता है कि मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री को सम्मिलित करते हुए लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से सही नहीं अधिक नहीं होगी। तो ये अनुच्छेद था 91, संविधान संशोधन था कौन सा? 91वां। नेक्स्ट, केंद्रीय सरकार के संदर्भ में सही है। 15 अगस्त 1947 को केंद्र में मंत्रालयों की संख्या 18 थी, ये सही है। नेक्स्ट, अधिकाधिक दस्तावेज भारत से संबंधित हैं। श्वेत पत्र। अगला, प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई अड़चन ना हो, उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े। तो ये कौन सा अनुच्छेद रहेगा? अनुच्छेद 257। संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन आधारित था गोपालस्वामी आयंगर की रिपोर्ट पर। अगला, मंत्रिमंडल सचिवालय का जो कार्य है यहाँ पे, तो मंत्रिमंडल बैठकों के लिए कार्य सूची तैयार करना मंत्रिमंडल सचिवालय का कार्य है। दूसरा कार्य है मंत्रिमंडल समितियों के लिए सचिवालय सहायता प्रदान करना। अगला क्वेश्चन देखिए, सही सुमेलन जेएल नेहरू शांतिवन, एलबी शास्त्री विजय घाट, इंदिरा गांधी शक्ति स्थल, राजीव गांधी वीर भूमि, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो ये नारा दिया गया था लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा। अगला है, स्वतंत्र भारत में पहली बार संसदीय सचिव का जो पद सृजित किया गया था, तो ये था 1951 में। अगला देखें, हमारा नया टॉपिक स्टार्ट हो गया, भारत का महान्यायवादी, अधिवक्ता और सीएजी। चले, ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है और इससे आते भी हैं। चले शुरू करते हैं। भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। इस टाइम पे कौन है? के वेणुगोपाल। नेक्स्ट, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, लोकसभा अध्यक्ष, महान्यायवादी में से राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद कौन धारण करता है? महान्यायवादी। ठीक है, इनका अनुच्छेद कमेंट कर दीजिए अगर पता हो तो। नेक्स्ट, भारत के महान्यायवादी को नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी, मुख्य विधि परामर्शदाता कौन है? महान्यायवादी। अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार किसको होगा? महान्यायवादी को। भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल के विषय में सही है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, उसमें वही योग्यताएं होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश में होती हैं। महान्यायवादी ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो राष्ट्रपति अवधारित करे वही प्राप्त करेगा वो। संसद के किसी सदन का सदस्य ना होते हुए भी उसे संसद के दोनों सदनों में बोलने, अन्य कार्यवाही में सम्मिलित होने एवं किसी भी अन्य संसदीय कमेटी का सदस्य होने का अधिकार है, परंतु वो वोट नहीं दे सकता। तो ये कौन होगा? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, भारत का महान्यायवादी लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है, लोकसभा की समिति का सदस्य हो सकता है, लोकसभा में बोल सकता है किंतु मतदान नहीं कर सकता है। कौन? महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। सॉलिसिटर जनरल होता है, तो देखिए एक कानूनी न्यायिक सलाहकार होता है। भारत के राज्य के महाधिवक्ता की जो नियुक्ति की जाती है वो राज्यपाल के द्वारा की जाती है, यानी सॉलिसिटर जनरल यानी महाधिवक्ता। चले, कानून विषयों पर राज्य सरकार को परामर्श देता है एडवोकेट जनरल यानी महाधिवक्ता।